हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 1 के लिए 4th वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन दवाओं का दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट का जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपने इस चैप्टर के ऊपर हो चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको संतुलित असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो के अंदर मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने जल, मोटापा और जो रक्तचाप होता उसके बारे में पढ़ा था। और जो थर्ड वीडियो था उसके अंदर अपन नशीले पदार्थों के बारे में पढ़े हैं और नशीले पदार्थों के अंदर अपन ने गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, इन सारे पदार्थों के बारे में क्या करे थे, पढ़े थे। तो देखो यहां पर 2 टॉपिक अपने कंप्लीट करने हैं, दवाओं का दुरुपयोग और खाद्य पदार्थों में मिलावट का दुष्प्रभाव। तो पॉइंट लगाओ आज का दवाओं का दुरुपयोग। पहले दवाओं का दुरुपयोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में खाद्य पदार्थों में जो मिलावट के दुष्प्रभाव है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थ की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण में के अनुसार भारत में नशा करने वाले जो लोग हैं उसमें 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के क्या है, आदी है। तो दक्षिण एशिया के अंदर एक सर्वे करवाया गया, भाई कहां पर जो नशीले पदार्थ उनकी मांग कितनी है, मादक पदार्थों की मांग कितनी है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि क्या देखा गया कि 42% लोग तो किसके आदि होते हैं, शराब के आदि होते हैं, 20% लोग अफीम के आदि होते हैं, 30% लोग हेरोइन के शिकार है, 6% गांजा के और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों के क्या है, शिकार हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं में मॉर्फिन, पैथेडीन, प्रोपोक्सिन, नाइट्राजीपोम और डाइजीपोम आदि का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। तो डॉक्टर का जो पर्चा होता है, कोई भी मरीज डॉक्टर के पास में गया है तो डॉक्टर मरीज को देख करके दवाई लिखता है। तो दवाई जो लिखी जाती है डॉक्टर के पर्चे के ऊपर, उसमें से कुछ दवाइयां ऐसी भी है जिनका व्यक्ति नशे के लिए उपयोग करता है। वैसे तो दवाइयां किसके लिए बनाई गई है कि कोई बीमारी व्यक्ति को हुई है तो उसको वो लेकर के ठीक हो जाए, लेकिन कुछ व्यक्ति उन्हीं दवाओं का उपयोग क्या करते हैं, नशों के लिए करते हैं। तो उनमें से कुछ दवाइयों के नाम क्या है, मॉर्फिन, पैथेडीन, प्रोपोक्सिन, नाइट्राजीपोम, डाइजीपोम आदि। ठीक है, इसके अलावा आगे देखो कि भारत के अंदर 4 राज्य पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात क्या है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती होती है। तो यहां पर प्राचीन काल से ही अफीम का सेवन किया जाता नशे के लिए। तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अफीम का सेवन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन का जो इंजेक्शन है उसका लेने का प्रचलन है। तो अफीम जो होता है उसी का एक उत्पाद होता है हेरोइन। तो इस हेरोइन को क्या करते हैं, वहां जो पूर्वोत्तर राज्य के व्यक्ति वो इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर लेकर के क्या करते हैं, नशा करते हैं। तो इधर से अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, देखो पहली चीज अपन ने देखी भाई दक्षिण एशिया के अंदर मादक पदार्थों की जो मांग होती है उसके आधार पर एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के आधार पर क्या पाया गया कि 42% लोग जो नशा करने वाले लोग हैं उनमें से 42% लोग तो शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का सेवन करते हैं, 30% लोग हेरोइन का सेवन करते हैं, 6% गांजे का सेवन करते हैं और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। यदि आप इन प्रतिशत का योग करोगे तो 100 से अधिक आएगा। क्यों, उसके पीछे कारण क्या है कि कुछ व्यक्ति 2 या 2 से अधिक प्रकार का नशा भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके साथ में वो बीड़ी, सिगरेट या जर्दा गुटखे का भी सेवन कर सकता है, अफीम का सेवन भी वो कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये प्रतिशत 100 से ज्यादा, इनका सबका योग होगा तो वो 100 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसी दवाइयों के नाम बताइए जिनका उपयोग नशा करने के लिए भी किया जाता है। तो उसके अंदर आप मॉर्फिन, पैथेडीन, प्रोपोक्सिन, नाइट्राजीपोम, डाइजीपोम इनका उदाहरण दे सकते हैं। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर अफीम का उपयोग होता है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किसका उपयोग होता है, हेरोइन का उपयोग होता है। अब यहां पर एक बात और है कि सड़क पर कई प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास
पास में खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव होता है, गरीबी के अंदर अपना वो जीवन यापन करते हैं, उनका भविष्य कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे अपनी भूख से बचने के लिए या अन्य प्रकार की तकलीफ़ों से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के नशों का सेवन करने लग जाते हैं। उनको जिस तरीके के पदार्थ मिलते हैं उन्हीं पदार्थों से वो क्या करने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। तो इसमें देखो, बच्चे नशे के लिए थीनर या एसीटोन, पेट्रोल, ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो ये थीनर या एसीटोन, इसका अणुसूत्र होता है CH3COCH3। इसको एसीटोन भी बोलते हैं, पेट्रोल है और ऑयल है। तो इनमें विशेष प्रकार की खुशबू आती है, तो इस खुशबू को सूंघ करके वो क्या कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ये गैर परंपरागत पदार्थ है। देखो, एक तो होता परंपरागत और एक होता गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है जिसको पुराने जमाने से ही काम में लिया जाता रहा, जैसे अफीम है, पुराने जमाने से काम में आती आ रही, तो वो परंपरागत है। और ये गैर परंपरागत है क्योंकि ये अभी अभी उपयोग में लेना शुरू हुआ है इनका। पुराने जमाने से न तो एसीटोन जानते थे, न पेट्रोल जानते थे, न ऑयल जानते थे। अभी वर्तमान में ही इनका नशों के लिए क्या होने लगा, उपयोग होने लगा। तो इसलिए क्या है, गैर परंपरागत पदार्थ है, ठीक है। सड़कों पर पलते बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सड़क पर कई प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो उनमें असामाजिक तत्व भी आते हैं। तो वो असामाजिक तत्व इन बच्चों को क्या कर देते हैं, नशों का आदी बना देते हैं। इनको बिगाड़ करके वो इनको नशों का आदी बना देते हैं। तो ये जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन। देखो, जूता चिपकाने का जो गोंद आता है उसमें विशेष प्रकार की खुशबू आता है। करेक्शन फ्लूइड, जैसा आपने व्हाइटनर देखा होगा, तो कोई भाई अक्षर गलत हो जाता है तो उसके ऊपर अपन व्हाइटनर लगा करके उसको सुखा करके दूसरा अक्षर लिख लेते हैं, तो उसमें भी एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है। नेल पॉलिश, नाखूनों को साफ करने वाली। रबर सीमेंट आती है, तो उसमें क्या होता है, दो पदार्थों को मिला करके पहले रबर के समान उसको अपन मिला लेते हैं और उसके बाद में किसी भी जगह पर अपन उसको चिपकाते हैं, तो बाद में सूख करके कठोर हो जाती है। तो उसमें भी विशेष प्रकार की खुशबू आती है। सूखे इरेजर्स और मार्कर्स, ये जो मार्कर है इनमें भी विशेष प्रकार की खुशबू आती है। और गैसोलीन पेट्रोल के समान होता है, तो इसमें भी विशेष प्रकार की खुशबू आती है। तो ये सारे जो पदार्थ है ये सांस के द्वारा क्या करते हैं, सांस के द्वारा शरीर में पहुंच करके नशा करने के काम आते हैं। तो गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये जो सारे पदार्थ है, जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, गैसोलीन, ये सब क्या है, सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाते हैं और इनसे भी क्या होता है, नशा होता है। तो ये जो बच्चे होते हैं सड़कों पर रहने वाले, इनके द्वारा भी क्या कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। अब वो बच्चे नशा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी की सच्चाई, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है, रोड पर जिंदगी बिता करके जाते हो तो उनका जीवन का कोई भविष्य नहीं होता। और भूख, उनको ठीक से भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं। देखो, नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दे की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याएं क्या हो जाती है, उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो बच्चे हैं जो रोड पर रहते हैं, जिनका ठीक प्रकार से पालन पोषण उनके माता पिता नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस तरीके से नशे का शिकार हो जाते हैं और उनके शारीरिक और मानसिक समस्याएं उनके अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये मुख्य जो बातें हैं इनको नोट करो। उसके बाद में अपन खाद्य पदार्थों में जो मिलावट के दुष्प्रभाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पोस्ट करके इन बातों को नोट करें आप पहले। हाँ, तो अब इसके बाद में देखो खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो देखो, एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसमें सामान में क्या होती है, 30 से 40% मिलावट होती है। तो इन मिलावट वाले पदार्थों के अंदर देखो, एक तो अपन कोल्ड ड्रिंक के बारे में देखेंगे, एक दूध के बारे में, तेल, घी, और इसके अलावा जो आपके मिर्ची, धनिया, बेसन, सब प्रकार के जो पदार्थ मार्केट में आपके पास में अवेलेबल है, सब के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट पाई जाती है। तो पहले अपन कोल्ड ड्रिंक के बारे में देखते हैं। तो देखो, कोल्ड ड्रिंक आपका बहुत फेवरेट रहा तो होगा, जिसमें थम्स अप, लिम्का, जो भी चीज़ें आप
पसंद करते हो तो वैसे तो आपको स्वाद की दृष्टि से अच्छी लगती होगी, लेकिन ये जो होती है शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि इसके अंदर मिलाए गए जो पदार्थ है वो होते ही इस तरीके के हैं कि शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, एक बात और, हमारे देश के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला होना चाहिए इसका कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां होती है ये अपनी इच्छा के अनुसार उनमें क्या करती है, रसायन मिलाती है जो शरीर पर नुकसान करते हैं। तो देखो, हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों में कोई मानक निर्धारित नहीं है, यानी कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में होना चाहिए इस बात का कोई निर्धारण हमारे देश की सरकार ने नहीं किया है। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है और ये फॉस्फोरिक अम्ल दांतों पर बुरा प्रभाव डालता है। फॉस्फोरिक अम्ल में लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। अब जब अपन कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो मुख से तो जाएगा तो दांत उसके संपर्क में आएंगे, तो ये फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है दांतों पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो देखो, कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इनमें फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है और ये फॉस्फोरिक अम्ल दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्या होती है, क्षमता होती है। दूसरा देखो, जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब अपन कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उसके बाद में भी ये जमता नहीं है, क्योंकि ये एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, इसको जमने नहीं देता है। लेकिन ये एथिलीन ग्लाइकोल मीठे जहर के समान कार्य करता है। तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स में मिला एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में क्या बोला जा रहा है, मीठा जहर बोला जाता है। जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसको सामान्य भाषा में अपन मीठा जहर बोलते हैं। ये शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा देखो, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल होते हैं और ये सारे जो अम्ल होते हैं ये पेट के अंदर अति अम्लता उत्पन्न करते हैं, जिसे अपन सामान्य भाषा में एसिडिटी बोलते हैं। तो इससे पेट में जलन होगी, खट्टी डकारें आएगी, दिमाग में सनसनी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। एसिडिटी बताई दी मैंने आपको उत्पन्न होती है और हड्डियों के विकास में भी अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल मिलाकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लीय बना देते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी उत्पन्न होती तथा हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर 0.4 pps ये मात्रा है। pps क्या मात्रा होती है, मात्रा मापने की इकाई है। सीसा मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सीसा। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये 0.4 pps शीशा होता है। लेकिन ये इतना सा जो शीशा है वो स्नायु, मस्तिष्क और गुर्दों को गुर्दों, लीवर और मांसपेशियों के लिए क्या होता है, ये घातक होता है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाता है। देखो, स्नायु हमारे शरीर का ऐसा ऊतक है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। मस्तिष्क, गुर्दे का मतलब किडनी, लीवर का मतलब यकृत, मांसपेशियों के लिए ये शीशा क्या होता है, घातक होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिली होती है, कैफीन भी मिली होती है। चाय के अंदर भी होती है कैफीन, कॉफी के अंदर भी कैफीन होती है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन मिली होती है और ये अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये जो कैफीन होता है व्यक्ति की नींद को उड़ा देता है, जिससे अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपके फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं दूध की। तो देखो, दूध को वैसे तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन वास्तव में यदि वर्तमान की बात करें तो दूध जो है मार्केट में जो बिक रहा है वो इस तरीके का हो गया है कि वो स्वास्थ्यवर्धक की जगह नुकसान पहुंचाने लगे। क्यों पहुंचाने लग गया, उसका एक कारण है, क्योंकि मार्केट में जो दूध आ रहा है उसमें ज्यादातर कृत्रिम दूध आ रहा है। तो देखिए, आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मात्र मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो आजकल कृत्रिम दूध का उपयोग हो रहा है। कृत्रिम दूध को देखो कैसे बनाया जाता है, यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल, इन सबको मिश्रित करके कृत्रिम दूध बनाया जाता है। तो ये दूध में वो पोषक तत्व तो होते ही नहीं है जो ओरिजिनल दूध में होते हैं। तो इसलिए दूध क्या है, अब
हानिकारक हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 25% लोग क्या कर रहे हैं, घटिया, मिलावटी दूध पूरे, मतलब ये है कि ओरिजिनल दूध है तो उसमें भी कुछ मात्रा में ये जो कृत्रिम दूध है ये मिला करके बेचा जा रहा है, जिससे व्यक्ति को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये बात हो गई आपके दूध की। अब इसके बाद में सरसों के तेल की बात करते हैं। तो देखो, सरसों के तेल में एक तो सत्यानाशी या आर्जिमोना का तेल होता है, वो मिलाया जाता है, और एक पोम ऑयल होता है, ये मिलाया जाता है। ये दोनों सरसों के तेल की तुलना में सस्ते होते हैं। तो सरसों के तेल में इसको भी मिला करके इनको बेचा जाता है, तो दाम तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरसों के तेल में सत्यानाशी, आर्जिमोना और सस्ता पोम ऑयल तेल क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है। देशी घी के अंदर वनस्पति घी की मिलावट की जाती है। तो ये मिलावट से संबंधित कुछ बातें हो गई आपके। मिलावट का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। अभी अपन हल्दी, मिर्च, जो सौंफ है, सबके अंदर मिलावट करेंगे नहीं, हो रही है मार्केट के अंदर। वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। तो पहले आप इनको नोट करो, फिर उन मिलावटों की भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो इनको। हाँ, तो इसके बाद में देखो, मिलावट के अंदर कुछ और बातें देखते हैं। तो देखो, मिर्च का जो पाउडर है उसमें ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी, धनिया व मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज क्या करे जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। तो मिलावट ज्यादातर इसी आधार पर होती है कि उनके जो कलर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी मिलाई जा रही है, क्योंकि हल्दी भी पीले रंग की होती है, लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी भी किस रंग की होती है, पीले रंग की ही होती है। तो यहाँ पर एक तो इसका ध्यान रख लेना कि जो लेड क्रोमेट है ये हल्दी के अंदर क्या होता है, मिलाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उनके ऊपर लीड और कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। तो ये छोटा सा प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उनके ऊपर कौन सा पदार्थ छिड़का जाता है, तो लेड और कॉपर के विलियन का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। आगे देखो, गोभी पर सफेदी दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, गोभी पर सफेदी दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का क्या किया जाता, छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल में खंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इनमें से क्या करना है कि दो बातों का तो इनका ध्यान रखना है। एक तो ये है कि फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उनके ऊपर किसका छिड़काव किया जा रहा है, कॉपर और लेड के विलियन का छिड़काव किया जा रहा है। और दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि गोभी को सफेद दिखाने के लिए उसके ऊपर किसका छिड़काव करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित माशेलकर समिति ने नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। तो देखो, ये समिति है माशेलकर समिति। तो ये जो समिति थी इसलिए गठित की गई थी, भाई जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, वो किस तरीके से बिक रही है, किस किस तरीके से नकली दवाइयां बिक रही है और उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो समिति गठित की गई थी, इसने जो रिसर्च किया था उसके आधार पर इसने ये सुझाव दिया था कि जो नकली दवाइयों का धंधा कर रहा है ना, उनको सीधा क्या दे देना चाहिए, मृत्युदंड दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए, क्योंकि ये नकली दवाओं से कई लोगों की मृत्यु का कारण बन चुके होते हैं। ऐसे लोग नकली दवाओं को बेच करके, तो ऐसे लोगों को भी क्या देना चाहिए, मृत्युदंड दे देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत का जो कानून है वो देखो क्या है, 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA, ठीक है। तो इस कानून का नियम जो होता है 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करता है।
इस कानून का नियम क्या करता है, 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और मिलावटों का क्या करता है, नियमन करता है। लेकिन ये जो कानून होता है ये अपराधियों को सजा दिलाने में काम नहीं कर पाता ढंग से। क्यों नहीं कर पाता, क्यों, देखो, जब तक कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्यों को कमजोर कर देना, मुकदमों का सही ढंग से नहीं चल पाना, धन शक्ति और राजनीतिक प्रभावों का इस्तेमाल, कछुए की चाल से चलती न्यायिक प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता, तब तक इस कानून के द्वारा मिलावट रोक पाना संभव नहीं है। तो कानून बना हुआ तो है लेकिन ये सारी उसके अंदर खामियां हैं। कामचोरी और स्पष्ट अक्षमता यानी कि सही तरीके से देखना ही नहीं भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जानबूझकर या गलती से जांच कार्यों को कमजोर करना। जो सरकारी अधिकारी है, जांच करने वाला अधिकारी है, वो जानबूझ करके या गलती से ही जो उसके कार्य की रफ्तार, उस जांच करने की जो रफ्तार उसको धीमी कर देता है। तो 30-40 साल तो उसमें ही लग जाते हैं जांच कार्य में। मुकदमों का सही ढंग से नहीं चल पाना, मुकदमे सही ढंग से नहीं चल पाते हैं, धन शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है, रिश्वत देकर के केस को कमजोर किया जा सकता है, राजनीतिक प्रभाव, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनसे सिफारिश करवा करके केस को कमजोर करवाया जा सकता है। कछुए की चाल से चलती न्यायिक प्रक्रिया, हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। न्याय मिलने के अंदर 30 से 40 से 50 से 60 साल लग जाते हैं, कई बार तो व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है और उसको न्याय मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, इससे ये कानून बना हुआ तो है लेकिन फिर भी ये ढंग से काम नहीं कर पाता है। जब तक इन सारी चीजों में सुधार नहीं होता है तब तक अपराधियों को सजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुख्य बातें में ये दोनों बातें जरूर ध्यान रखना। इन दोनों का छोटा प्रश्न आ सकता है। फल और सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है और गोभी पर सफेदी दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। और इसके अलावा देखो, ये हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट मिलाया जाता है, एक ये ध्यान रखना। और ये जो समिति है नकली दवाओं की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित जो समिति थी जिसने मृत्यु दंड की सिफारिश की थी, तो उस समिति का नाम क्या था, माशेलकर समिति। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है भाई भारत के अंदर सुरक्षित भोजन के संदर्भ में मुख्य कानून कौन सा, तो आप बता देंगे 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। क्या बताएंगे, 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। और ये कितने खाद्य पदार्थों का नियमन करता है, तो 65 खाद्य पदार्थों का ये क्या करता है, नियमन करता है। तो ये मुख्य बातें थी जिसमें से मैंने आपको प्रश्न बना करके भी बताए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लो। और आज आपका ये जो चैप्टर 1 है ये कंप्लीट भी हो गया है। इसके अलावा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा किताब के जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं वो देख लेना एक बार, और बोर्ड परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो देख लेना। एक वीडियो अपना ऑलरेडी इसके ऊपर हो रखा है पहले, तो उसी में से आप इसको देख लेना। बाद में कभी टाइम मिला तो मैं उसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप उसको ही देख लेना।